जैसा कि हमने डिस्कस किया, आज हम मास्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मास्टर्स क्या होता है? मास्टर का मतलब होता है क्रिएशन अल्टरेशन ऑफ फैक्टर्स यूज्ड फॉर अकाउंटिंग इन टैली ERP9। यानी कि टैली में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जिनके थ्रू आप वो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री एंट्रीज करोगे, उनको बनाना या उनमें कुछ भी चेंजेस करना जो है मास्टर्स के अंतर्गत किया जा सकता है। टैली में मास्टर्स को दो भागों में बांटा गया है, अकाउंटिंग इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो। इसको हम अकाउंटिंग मास्टर्स भी कह सकते हैं या इन्वेंट्री मास्टर्स भी कह सकते हैं। अकाउंटिंग इन्फो को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ग्रुप्स एंड लेजर्स। जो भी लेजर्स आप क्रिएट करोगे, बेसिकली लेजर्स ही अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं, बट जो आप लेजर क्रिएट करेंगे उसे मैंडेटरी रूप से किसी ना किसी ग्रुप के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, यह बताने के लिए कि वह लेजर आखिर क्या है, उसका नेचर क्या होगा, वो आपका कस्टमर है या आपने उससे लोन लिया है या वो बैंक है, जो भी है। तो इसके लिए हम ग्रुप्स का यूज करेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप्स। टैली में कुल 28 ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स को हम दो तरह से जान सकते हैं। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स के हिसाब से इन्हें हम इस तरह से बांट सकते हैं, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू में। रेवेन्यू यानी इनकम। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया जाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टर्म्स होते हैं वही यहाँ पर रेवेन्यू कहलाते हैं। जबकि नॉन रेवेन्यू जो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। तो ये 28 ग्रुप्स में से अगर हम अकाउंटिंग की तरह से बात करें, एज पर अकाउंट्स हम बात करें, तो 6 रेवेन्यू यानी कि P&L से रिलेटेड और 22 जो है नॉन रेवेन्यू यानी कि बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। वही अगर इन 28 को हम अकाउंट्स की तरह छोड़कर टैली की तरह हम उसको बात करें, जिस तरह से टैली ने उसे दिया है, तो इसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी बांट सकते हैं। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और इनमें से किसी कुछ के अंदर कुछ और ग्रुप्स बनाए गए होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। तो ये भी टोटल 28 ग्रुप होते हैं। तो हम अब एज पर अकाउंटिंग जो है इन्हें पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स को पढ़ेंगे। अगर आपको बैलेंस शीट याद होगी तो बैलेंस शीट में लेफ्ट और राइट दो चीजें होती है। लेफ्ट साइड हम लायबिलिटीज, जिसमें कैपिटल अकाउंट या कोई भी कर्ज जो हमारे पास है या जो हमें किसी को चुकाना है वो रखा जाता है। जबकि राइट साइड में एसेट्स होता है, हमारी संपत्ति को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम नॉन रेवेन्यू में लायबिलिटीज को पढ़ने जा रहे हैं। नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स। नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स में सबसे पहला आता है कैपिटल अकाउंट। क्या होता है कैपिटल अकाउंट? इसे हम इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि श्रीनिवास कोई व्यक्ति है जो अपना पैसा जो है वो एक बिजनेस में लगाता है। अकाउंटिंग टर्म्स में इस पैसे को हम कैपिटल मानेंगे, यानी कि बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसे ही कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर बिजनेस के मालिक अलग अलग तरह से माने जा सकते हैं। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करो तो जो उसका मालिक होता है, अगर आप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी की बात करो तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी मालिक होते हैं, या पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो मालिक होते हैं। तो इनके द्वारा अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, उसे ही हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो क्या होगा? श्रीनिवास कैपिटल अकाउंट, जिसे कि कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में रखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक सब ग्रुप भी होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का प्रयोग बेसिकली इस तरह से किया जाता है, रिजर्व जैसे कि हम गाड़ी में भी पेट्रोल रिजर्व रखते हैं, उसी तरह से बिजनेस में भी आगे के लिए, जैसे मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनानी है अपने बिजनेस के लिए, तो एक बार में तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, तो 4 साल बाद अगर मैं बिल्डिंग बनाने की सोच रहा हूं तो मैं हर साल अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है रिजर्व करता जाऊंगा। तो जिस लेजर में उसे ट्रांसफर दिखाएंगे वो लेजर यहाँ पे बनाया जाएगा। इसी तरह से लास्ट ईयर की इनकम को आप सरप्लस के अंतर्गत रख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट के बाद दूसरा मेन ग्रुप होता है लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी क्या होती है? बोरोड लोन, जो लोन हमने किसी से लिया हुआ है, तभी ये लोन्स लायबिलिटी कहलाती है। हमारा उधार जो हमने किसी से लिया हुआ है। अब लोन भी हम अलग अलग तरह से ले सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, हम मार्केट से भी लोन ले सकते हैं। इस आधार पर लोन्स लायबिलिटी के अंदर में 3 सब ग्रुप होते हैं, जिसमें से पहला है बैंक ओडी या बैंक ओसीसी। बैंक ओडी लिखे हैं, बैंक ओसीसी लिखे, दोनों एक ही बात है, टैली में दोनों का मतलब एक ही है। ओडी का फुल फॉर्म है ओवर ड्राफ्ट, जबकि ओसीसी का फुल फॉर्म है ओवर कैश क्रेडिट। अगर आप बैंक से कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसे बैंक ओडी या बैंक ओसीसी में ही क्रिएट करेंगे। दूसरा लोन होता है सिक्योर्ड लोन, जो कि किसी न किसी चीज को जमानत पर रख के लिया गया होता है, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप अपने घर गिरवी रखकर कोई लोन ले रहे हैं
तो वो क्या होगा, सिक्योर्ड होगा आपके घर के विरुद्ध, तो उसे सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत रखा जाएगा। या गोल्ड लोन, अगर आपने गोल्ड को सिक्योर रख के पैसा उधार लिया है तो गोल्ड लोन जो है उसका जो लेजर आप अपने अकाउंट में क्रिएट करोगे उसे सिक्योर्ड लोन में क्रिएट करेंगे। तीसरा है अनसिक्योर्ड लोन, यानी लोन तो मिला है लेकिन हमने उसकी जगह कुछ भी जमानत पर नहीं रखा है, जैसे कि पर्सनल लोन। हमने मान लो बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कुछ भी उसमें मॉर्गेज नहीं करना पड़ता, कुछ भी आपको जमानत पर नहीं देना पड़ता। या आप अपने किसी फ्रेंड से या रिश्तेदार से आप लोन ले लेते हैं जान पहचान के हिसाब से, तो उसे भी अनसिक्योर्ड लोन में रखा जाएगा। सो लोन्स लायबिलिटी के अंदर में 3 सब ग्रुप होते हैं। पहला बैंक ओडी या बैंक ओसीसी भी कह सकते हैं, दूसरा सिक्योर्ड लोन और तीसरा अनसिक्योर्ड लोन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स के लायबिलिटी साइड में पहला ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट, यानी मालिक ने जो पैसा लगाया है उससे रिलेटेड लेजर। इसके अंतर्गत एक सब ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद है लोन्स लायबिलिटीज, हम जो लोन किसी से लेते हैं वो वाले लोन। इसके अंतर्गत 3 सब ग्रुप होते हैं। अगर हम बैंक से कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसे इसमें रखेंगे, बैंक ओडी या बैंक ओसीसी में। अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं पर जमानत पर कुछ नहीं रख रहे हैं तो उसे अनसिक्योर्ड लोन माना जाएगा। और अगर हम जमानत पर कुछ रख के लोन ले रहे हैं जैसे गोल्ड लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे लैब भी कहा जाता है, एलएपी, तो उसे सिक्योर लोन में रखेंगे। सो आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। ये भी एक मेन ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है। करंट लायबिलिटी के अंदर भी कुछ सब ग्रुप्स होते हैं। पहला है प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है, कुछ वैसे खर्चे जो ड्यू हो रहे हैं या अनपेड हैं या आउटस्टैंडिंग है, मींस मान लो सैलरी किसी की लास्ट मंथ आपको पे करनी थी बट आप पे नहीं कर पाए, तो उसे उसका जो लेजर बनेगा उसे हम प्रोविजंस में रखेंगे। कैसे, जनरली अगर हम सैलरी पे करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री इस तरह से होती है। अगर हमने कैश में पे किया है तो कैश, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि सैलरी ड्यू तो हो गई है, अकाउंट्स में तुमको दिखाना है, लेकिन हमने उसे पे नहीं किया है, तो यहां कैश की जगह हम सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या इसे सैलरी आउटस्टैंडिंग इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अकाउंट के नेम से एक लेजर बना लेंगे। ये जो लेजर हम बना रहे हैं ये किस ग्रुप के अंदर बनेगा, यही लेजर बनेगा प्रोविजन के अंतर्गत। सो इस प्रकार से जिन लेजर में ड्यू या अनपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ा हो उसे हम प्रोविजन के अंतर्गत बनाते हैं। जैसे अनपेड बिल्स, जो आपको खर्चे आपने पे करने थे आपने पे नहीं किए। अगला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्स तो हम सभी समझते हैं, लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें सभी तरह के टैक्सेस को नहीं रखा जाएगा, सिर्फ ऐसे टैक्सेस जो पेएबल हैं। इसका क्या अर्थ है ये भी समझते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ परचेज किया, ठीक है, प्लस टैक्स उस पे लगा, बट ये टैक्स हमको गवर्नमेंट से रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे हमने कुछ ऐसे खर्च के लिए पे किया जिसपे रिफंड नहीं मिल सकता है, जैसे हमने बिल्डिंग बनाने के लिए किया है तो हमें रिफंड नहीं मिल रहा है, या हम नॉन रजिस्टर्ड है, हम जो है क्या है अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, तो हमें जो है हमारे पास जीएसटी नहीं है। ऐसे में अगर हम कुछ परचेज करते हैं 100 रुपए का और 10 रुपए उस पर जीएसटी लगता है तो हमको टोटल ही 110 रुपए का पड़ेगा। इसे सेल करते समय हम जो है मान लीजिए 200 रुपए में बिक रहा है तो हम इस पर जीएसटी जो है 20 रुपए नहीं लगा सकते क्योंकि हम रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। ऐसे में ये 10 रुपए वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारे जेब से जा रहा है, तो इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं रखा जाएगा। अगेन आई एम क्लियरिंग इट कि अगर आपको टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा है तो इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं रखा जाएगा। इसमें सिर्फ ऐसे टैक्स रखे जाएंगे जो पेएबल हैं या जो आपको रिफंड मिलते हैं, आपने किसी से लिया और गवर्नमेंट को दिया, दैट्स इट। अगर वो टैक्स आपके जेब से लग जा रहा है, उसका रिफंड नहीं मिलेगा तो आप इसके अंदर नहीं रखेंगे। इसलिए अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो इसका यूज नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर ऐसा होता है कि अगर हम रजिस्टर्ड डीलर हैं, सपोज कीजिए आप रजिस्टर्ड डीलर हो और आपने 100 रुपए में माल खरीदा प्लस 10 रुपए जीएसटी पे किया तो 110 रुपए हुआ, फिर इसे 200 रुपए में बेचा, 20 रुपए जीएसटी आप लेंगे और 220 में बेच देंगे। ऐसे में आपके गुड्स की कॉस्टिंग कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। हमने यहाँ पे 100 रुपए में माल खरीदा और इस माल को 200 रुपए में बेच दिया।
टैक्स के मामले में हमने पहले 10 रुपए का टैक्स जो है चुकाया था, अब 20 रुपए का टैक्स हमने कस्टमर से लिया और अब हम ये करेंगे कि 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज जो है हम गवर्नमेंट को दे देंगे। ठीक है, ये कौन सा 10 है? ये वाला। जो 20 रुपया हमने लिया ये है और जो 10 रुपया हमने दिया था वो ये है। इन दोनों को घटा के जो 10 रुपया हमारे पास ज्यादा आ गया है ये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे और इसी को हम कहेंगे टैक्स पेएबल, या इसी तरह के टैक्सेस को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, हम यहां पर टैक्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रिफंडेबल, दूसरा है नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल टैक्स वो है जो कि आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टैक्सेस को इसमें रखेंगे, बट ऐसे टैक्सेस को इसमें नहीं रखेंगे जो कि हमें रिफंड नहीं मिल रहा, हमारी जेब से जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा और अंतिम सब ग्रुप है करंट लायबिलिटीज का, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे सप्लायर जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। सो करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत तीन सब ग्रुप हैं, प्रोविजंस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सस्पेंस। जैसा कि नाम से क्लियर है, सस्पेंस, इसके अंतर्गत ऐसे ट्रांजैक्शंस रखे जाते हैं जो अननोन सोर्स से होते हैं। सपोज कीजिए आपके जो है मुंबई शहर में आपके 12 कस्टमर्स हैं। ठीक है, 12 में से किसी एक कस्टमर ने सपोज करते हैं कि 20,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग स्टेटमेंट में आपको इस डिटेल के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसने किया। तो प्रोविजनली आप अकाउंटिंग करते समय सस्पेंस के नाम से इसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब आपको पास डिटेल मिलेगी तो उसे आपको क्लियर करना होगा, बिकॉज सस्पेंस कोई अकाउंटिंग ग्रुप नहीं है, बल्कि टैली ने इसे आपके कन्वीनियंस के लिए दिया है। क्योंकि अगर मान लीजिए सस्पेंस ग्रुप ना हो तो आप जो है 20,000 रुपए जो आए हैं वो किसके नाम पे डालोगे? अब आप अपने नाम पे तो डालोगे नहीं, फिर आपको अकाउंट्स रोकना पड़ेगा, तब तक के लिए रोकना पड़ेगा जब तक वो क्लियर ना हो। तो फिलहाल आप उसमें सस्पेंस में डाल दो। सो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आपको सस्पेंस में डालते जाएं, फिर सस्पेंस का लेजर खोलें और जो भी हिंट दिया उसके आधार पर उसको क्लियर करते जाएं। सस्पेंस के बाद अगला ग्रुप आता है ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांचेस आप समझते हैं, मान लीजिए हमने खुद की ब्रांचेस खोल रखी है, टैली शिक्षा के जो है वो कंट्री वाइड 50+ ब्रांचेज हैं, तो हम जो उनका लेजर क्रिएट करेंगे अपने टैली में, तो उस लेजर को क्रिएट करते समय जो हम ग्रुप चुनेंगे वो रहेगा ब्रांच एंड डिविजन्स। ध्यान रखें कि ब्रांच एंड डिवीजन ग्रुप के अंतर्गत आपकी ब्रांचेज अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकती, बल्कि आप उसके साथ जो भी लेन देन कर रहे हो, आपने उसको कुछ माल भेजा या माल आया या पैसा जो आपने दिया या पैसा आया, तो उसकी अकाउंटिंग आप करेंगे, उसके लिए उस ब्रांच का आप लेजर क्रिएट करेंगे, तो उसी को बस इसमें आप डाल सकते हैं। सो यहाँ पर खत्म होता है हमारा पहला पार्ट नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स का लायबिलिटी साइड। फिर से रिमाइंड करते हैं, पहला है कैपिटल अकाउंट, मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा, इसके अंतर्गत एक सब ग्रुप आता है रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा है लोन्स लायबिलिटीज, जो लोन हमने कहीं से लिए हैं, इसके अंतर्गत तीन सब ग्रुप आते हैं। पहला है बैंक ओडी या बैंक ओसीसी, दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन और तीसरा है सिक्योर्ड लोन। इसके बाद है करंट लायबिलिटीज, पहला है इसमें प्रोविजन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सिर्फ रिफंडेबल टैक्स आएंगे इसमें, और सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारे सप्लायर होते हैं, देन सस्पेंस एंड देन ब्रांच डिवीजन। यहाँ जो भी आप बोल्ड में देख रहे हैं ये सभी प्राइमरी ग्रुप्स हैं और इनके अंदर जो ये हैं ये इनके सब ग्रुप्स हैं। अगले वीडियो में हम नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स के एसेट्स पार्ट को जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।